हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए आपके लिए हिंदी का एक और मॉक टेस्ट। ठीक है, ये हिंदी का एक और मॉक टेस्ट है, आपका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आपके जो भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, पटवारी के हैं, फॉरेस्ट गार्ड के हैं, पुलिस के हैं, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, तो आप इन मॉक टेस्टों को रेगुलर लगाइए। ठीक है, जैसे अपने पटवारी के एग्ज़ाम में या फिर कोई भी जहाँ पे हिंदी आपसे पूछी जाती है, तो ये मॉक टेस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी और भी मॉक टेस्ट इंग्लिश के भी अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, आधे मैथ के तो पूरी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत जो अपलोड कर रखी है आप सारे देख सकते हैं। आधे आपके प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि पेड़ से आम गिरे, तो इसमें कारक कौन सा है। तो आपने बताना है इसमें कारक अपादान कारक है, अधिकरण है, संबंध है, या फिर अपादान, चलो रिपीट हो गया, कौन सा कारक है। तो आपको पता होता है कि जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है, एक हो गया अलगाव के लिए, ठीक है, सेकंड वन तुलना के लिए, ठीक है, थर्ड वन जब आपको किसी से भय लगता है, डर लगता है। तो इन तीनों कंडीशन में जो आपका कारक यूज़ होता है वो है अपादान कारक। ठीक है, तो पेड़ से आम गिरे मतलब कोई चीज़ जब किसी चीज़ से अलग होती है तो उसको बोलते हैं हम अलगाव। ठीक है, तो अलगाव, तो पेड़ से आम गिरे तो यहाँ पे अलगाव हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा कारक यूज़ करेंगे, अपादान। पेड़ से आम गिरे, पेड़ से आम नीचे गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, तो अपादान कारक यूज़ होगा। ठीक है, तो ये अपादान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेखा कुत्ते से डरती है, कौन सा कारक है। एज इट इज़ आपको बताया गया, फिर बता देता हूँ आपको। आपका भय के लिए, ठीक है, तुलना के लिए, ठीक है, और अलगाव के लिए, तीनों के लिए जो आपका कारक होता है वो होता है अपादान। आपको याद यही हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार लिखता रहता हूँ ये। ठीक है, तो अपादान कारक, तो रेखा कुत्ते से डरती है, अपादान कारक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम ने तीर से रावण को मारा, ठीक है, राम ने तीर से रावण को मारा, कौन सा कारक होगा। तो अपादान कारक होगा, करण कारक होगा, संबंध कारक होगा, या अधिकरण कारक होगा। तो आपको पता है कि राम ने तीर से, किससे, तीर से किसको मारा, रावण को मारा। राम ने तीर से रावण को मारा, तो तीर क्या है यहाँ पे, करण। जो भी चीज़ आप हथियार के रूप में यूज़ करते हैं वो आपका करण होता है। ठीक है, तो राम ने तीर से रावण को मारा, ठीक है, तो इसमें जो आपका कारक होगा वो होगा करण कारक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है च वर्ण। च वर्ण जो आपका कौन से वर्ग में आता है। ठीक है, ये कौन सा वर्ग है, वर्ग क्या है इसका। तो आपको पता है, पूरी आपकी श्रेणी बताता हूँ। क वर्ग में क्या क्या आते हैं, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग, क वर्ग में आएंगे। ठीक है, ये इसका क वर्ग हो गया। च वर्ग में क्या क्या आएंगे, च, छ, ज, झ, अण, ये वाला आने हैं। ठीक है, ये आएगा आपका च वर्ग में। ठीक है, अब ट वर्ग में क्या क्या आएगा, ट आएगा, ठ आएगा, और ड आएगा, ढ आएगा, और अण्य आएगा। ठीक है, ये वाला अण्य आएगा, ये किस में आएगा, आपका ट वर्ग में। ठीक है, ट, ठ, ठ ये वाला होता है। ठीक है, रुक जाइए 2 मिनट आप, ये वाला ठ जो है अलग अलग हो गए। तो ये आएगा आपका ठ ये, और ये आएगा ये ड। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अण्य, ये आएंगे ट वर्ग में। और त वर्ग में क्या क्या आएगा, त, थ, द, ध, न। ठीक है, ये किस में आएगा, आपका त वर्ग में। ठीक है, और प वर्ग में क्या क्या आएगा, प, फ, ब, भ, म, ये आएगा आपका प वर्ग में। ये कंठ की ध्वनि है, कौन सी होती है, क वर्ग की कंठ ध्वनि है। ठीक है, ये होगी कंठ ध्वनि है। ठीक है, ये कंठ ध्वनि है आपकी, ये आपकी कौन सी ध्वनि होगी, ये कंठ हो गई। जैसे क वर्ग की में जितनी भी आती है ये कंठ है, च वर्ग में जाती है वो तालव्य। ठीक है, ट वर्ग में जो आती है जहाँ जीव आपकी मूर्ति है वो होती है मूर्धन्य। ठीक है, और आगे आपकी त वर्ग में जो आती है तो वो कौन सी होगी, वो होती है दंत्य। और जो आपकी प वर्ग में आती है वो होती है आपकी
ओष्ठ्य। तो अब पूछा क्या गया है कि च जो है वो कौन से वर्ण में आता है। तो देखेंगे आप च वर्ग जो वो आपका च वर्ग में आ रहा है और ध्वनियाँ कौन सी है, तालव्य। ठीक है, तो आपको ये लग गया पता, च वर्ग में और जो आपका ध्वनियाँ है वो कौन सी है, तालव्य है। कौन सा, च जो वर्ण है आपका। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि महात्मा में कौन सी संधि है, सॉरी समास पूछा गया है। तो महात्मा में कौन सा समास है आपने बताना है। तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है। तो तत्पुरुष समास में क्या होती है, तत्पुरुष समास में आपकी कारक विभक्तियाँ होती हैं। ठीक है, कारक विभक्तियाँ जो होती है वो होती है आपकी किसमें, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियाँ होंगी आपकी। अव्ययी भाव समास में क्या होगा, यथा, प्रति, निर्भर, ये क्या होंगे, ये उपसर्ग लगे होंगे पहले, तो वो आपके अव्ययी भाव समास होगा। द्विगु समास क्या होगा, ये होगा आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक जैसे चौराहा हो गया, त्रिभुवन हो गया, तो ये संख्यावाचक होगा। ठीक है, और द्वंद्व समास में क्या होगा, जैसे आपका माता पिता हो गया, जैसे आपका माता पिता हो गया, ये किस में आता है, ये द्वंद्व समास में आता है। तो महात्मा में कौन सा समास है, महान है जिसकी आत्मा। तो कौन सा समास होगा इसमें महात्मा में, तो महात्मा जो जिसमें महान है जिसकी आत्मा, तो उसमें जो समास होगा आपका वो होगा आपका कर्मधारय समास। वो यहाँ पे नहीं दिया गया। ठीक है, वो होगा आपका कर्मधारय समास महात्मा में, जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद गौण हो, वो होता है आपका कर्मधारय समास। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, महान है जिसकी आत्मा, उसको बोलते हैं महात्मा। तो पहला आपका क्या हुआ, ये विशेषण आ गया। तो महात्मा जो समास है आपका वो होगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन बताना, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो प है, ट है, ज है या य है। तो आपको पता है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, य, र, ल, व। ठीक है, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये है आपके अंतस्थ व्यंजन। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन क्या हो गया आपका, यह जो आपका ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी कृत में कौन सा समास है, तुलसी से कृत, तो कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, द्विगु या द्वंद्व। तो तुलसी कृत में जो समास है तुलसी से कृत होता है वो होता है आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, इसमें सारी कारक विभक्तियाँ आती हैं। क्या आती हैं, कारक विभक्तियाँ, ये आपने ध्यान रखना थोड़ा सा। तो तुलसी से कृत, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए अपादान से संबंध का के अधिकरण में पर। ठीक है, तो तुलसी से कृत, तो तुलसी से कृत कौन सा समास आपका, तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परमात्मा में संधि विच्छेद करना अपना, परमात्मा का संधि विच्छेद और बताना है कि इसमें संधि कौन सी है। तो परमात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, परम जमा आत्मा। ठीक है, परम जमा आत्मा, जब दो स्वर मिलकर अपना रूप दीर्घ कर लें तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाती है आपकी दीर्घ स्वर संधि। क्या, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। अजमा आ, तो ये क्या बन गया, आ इज इक्वल टू आ बन गया। ठीक है, तो ये जब दो स्वर मिलकर अपना रूप दीर्घ कर लेते तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है आपकी, दीर्घ संधि। तो ये दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है ये। ठीक है, परमात्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इत्यादि में संधि, इत्यादि में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है या यण संधि है, अयादि या व्यंजन संधि। तो इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए आप, इति जमा आदि, इति जमा आदि। तो पहली बात तो ये कि आपको पता कि जो आपका ये यहाँ पे एक ट्रिक है, जैसे अंतस्थ व्यंजन है य और ब, य और ब, इनसे पहले आपका आधा वर्ण आ जाए, जैसे त आ गया तो वो होती है आपकी कौन सी संधि, यण संधि। ठीक है, यण लिखा लेकिन ये कौन सी संधि है, यण संधि। ठीक है, तो इत्यादि में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वह कौन सा अलंकार होता है। यहाँ पूछा गया कि जहाँ पर एक वर्ण, ओनली वर्ण की आवृत्ति है जो वो बार बार होगी तो वो आपका कौन सा समास होगा, वो समास नहीं पर वो कौन सा आपका अलंकार होगा, वो कौन सा आपका अलंकार होगा।
तो उपमा अलंकार होता है, यमक अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा या उत्प्रेक्षा। तो उपमा अलंकार में आपको पता है कि तुलना करी जाती है, ठीक है, तुलना करी जाती है उपमा अलंकार। और आपका आगे अनुप्रास अलंकार, इसमें क्या होता है, इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार। उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मनो जनु जनहो आदि आते हैं, ठीक है। तो और यमक अलंकार में क्या होता है, यमक अलंकार में जो होता है आपका शब्द की आवृत्ति होती है बार बार, ठीक है। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति बार बार होगी। और उपमा क्या बोलते हैं इसको, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में जो आपकी वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार होगी। तो क्या पूछा गया आपसे कि जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। तो ये था आपके लिए हिंदी का छोटा सा मॉक टेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।